मैंने सोचा कि अगर थोड़ी सी इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन अगर 10,000 रुपये भी एक्स्ट्रा आने लग गए तो मेरे को सपोर्ट हो तो जाएगा। बुरा नहीं है। बुरा नहीं है। तो वो छोटी सी होप के साथ एक इनसिग्निफिकेंट लुकिंग डिसीजन हमने लिया। मैं कोई बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड नहीं था, बल्कि बहुत सारे डाउट थे मेरे माइंड में और छोटा सा विश्वास था शायद कुछ बन जाए। बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिस बहुत सारी कंपनियों ने की, जैसे दूसरे कंपनी के लीडर को पोच करना, मिनिमम गारंटी एमजी वर्ड आया एक सेलिंग इंडस्ट्री में, एमजीज देना लोगों को। कंपनी अच्छी कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर टॉप लेवल यानी कि ओनर ही है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर खुद 5 स्टार होटल में आके लीडर्स को मिलना और उनसे नेगोशिएट करना, तुम्हें ये दे देंगे वो दे देंगे, तुम्हारी कितनी इनकम है अपने चेक दिखाओ, उस चेक के हिसाब से इतना दे देंगे उतना दे देंगे। ये चीज़ें जो है ना इंडियन कंपनीज को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। और जो लोग इस बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव सोचते हैं वो गलत नहीं है, उनको पूरी समझ ही नहीं। वो ये सोचते हैं ये स्कैम है, ये मेंबर बना के अमीर हो जाते हैं, ये इसमें पिरामिड है, नीचे वाले ऊपर वाले से ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। जो नीचे आएगा वो तो ऊपर वाले को पैसा ही देता रहेगा, ऊपर वाले कमाते रहेंगे नीचे वाले काम करते रहेंगे, ऊपर वाले कमाते रहेंगे नीचे वाले काम करते रहेंगे। ऐसा लोगों का सोचना है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस में ज्वाइन कराया था, डॉक्टर हैरिस, वो इस बिजनेस में प्लेटिनम थे और मैं उनके जो लेवल हैं इस बिजनेस में उनको तो पहले साल में ही क्रॉस कर गया। और उनके जो अपलाइन थे डायमंड ईडीसी जो हुए बाद में, एक्चुअली मेरा पिन लेवल उनसे भी ऊपर चला गया। तो हमारे बिजनेस में नीचे वाले जो लोग हैं जो आ जा रहे हैं ऊपर वालों से अधिक पैसा कमा सकते हैं। अब आम बंदा ये पूछता है यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। पे एक हमने लाइव सेमिनार अटेंड किया, जॉन मैक्सवेल एक लाइफ कोच है बहुत जबरदस्त, उनको लाइव सुना आपने वहाँ। और वो एक बंद हॉल था जिसमें कुछ लोग थे और जॉन मैक्सवेल एक ऊंची चेयर पे बैठ के और इस तरह का माइक ऊंचा लगा के वो एक सेमिनार करते हैं। उनका एक बहुत ही जबरदस्त टॉक थी जो हमने सुनी, तो जिसने हमें बहुत इंस्पायर किया। नई चीज़ें थी, नई वोकैबुलरी थी, वो बातें नहीं हमने सुनी थी, वो वर्ड नहीं हमने सुने थे। बहुत हमें लगा कि यार जाएंगे, इतना कोई देख के जा रहे हैं, हम इतना विश्वास बना के जा रहे हैं, तो जाके बताएंगे इंडिया में फट्टे चक देंगे, सब लोग हमें बड़ी तेज़ी से ज्वाइन करेंगे और अब तो हम उड़ा देंगे बस इस बिजनेस को। लेकिन क्या हुआ, वापस आए। हम लोग तो मोटिवेटेड थे, लोग तो नहीं सुनने को तैयार थे। एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा बंदा था, वो खड़ा हो गया कहता ये क्या चल रहा है, ये ऐसा क्यों भाई, इतना एक्साइटेड होने की। आपने बोला था, मेरे को बुलाया था कि एक बिजनेस प्लान के बारे में बात होगी, प्रपोजल डिस्कस होगी, तो प्रपोजल बताओ ना, ये तुम एक्साइटेड क्यों हो रहे हो इतने। तो बड़ा उसने माहौल बदल दिया, लोग क्या होगा, एक सस्पेंस, एक सन्नाटा छा गया, अब देखो क्या होगा, ये क्या जवाब देंगे। बहुत सारा कुछ, इंटरनेशनल ट्रैवल, बीइंग योर ओन बॉस, बाहर जाना, घूमना, लोगों को इंस्पायर करना, बहुत सारे कंट्रीज में जाके हमने सेमिनार्स किए। तो बहुत सारी चीज़ें, दोस्त बने बहुत, इतने करीबी दोस्त, रिश्तेदारों से, फैमिली से बढ़ के दोस्त, इतने क्लोज रिलेशन बने। आज हर सिटी में हमारे दोस्त हैं, जहाँ जाते हैं वहीं कोई मिल जाता है। इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, वहाँ भी लोग मिल जाते हैं। लोग हमारी सीडी सुनते हैं, हमारी बात सुनना चाहते हैं, हमारी किताब पढ़ना चाहते हैं। तो इस बिजनेस ने बहुत कुछ दिया। मैं कह सकती हूँ एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे उस टाइम पे, अच्छे खासे वेल एस्टेब्लिश थे सिक्योरिटी वाइज, और फिर भी आपने एक हटके डिसीजन लिया, तो सोसाइटी ने क्या रिएक्शन दिया? क्यों एक इंटरनेशनल ब्रांड को ज़्यादा लोग एडमायर करते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा खिंचते हैं एक नेशनल ब्रांड के कंपैरेटिवली? तो क्या चीज़ें आप मानते हैं बहुत ही ज़रूरी है एक इंसान में सक्सेस होने के लिए? बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा पैसा डूब गया, इन्होंने लूट लिया वगैरह वगैरह। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों की बर्बादी का क्या कारण है और एक्चुअल में क्या लोग बर्बाद होते हैं यहाँ पर? दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में और मेरा नाम है यामिनी। और जैसा कि आपने हमारी वीडियोस बहुत पसंद करी, हम सीजन 2 के साथ तैयार हैं और पहली वीडियो में सबसे ज़बरदस्त लीडर से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनको 27 साल का अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग में और उन्होंने बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ सीखा है। एक वेल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट ऑफिसर थे वो, और आज वो डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत ही सक्सेसफुल लीडर हैं।
तो क्या आप जानना चाहेंगे वो कौन कौन से कदम उन्होंने लिए जिससे वो सक्सेसफुल हो पाए, और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। नेटवर्किंग के दीवाने का पहला पॉडकास्ट सीजन 2 का स्पॉन्सर्ड है प्रॉक्सिमा इवेंट्स से, एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट इवेंट कंपनी जो आपके आइडियाज़ को मेमोरेबल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करती है। कॉन्फ्रेंसेस हो, प्रोडक्ट लॉन्चेस हों या ब्रांड इवेंट्स, प्रॉक्सिमा इवेंट्स हर इवेंट को प्रिसीशन और क्रिएटिविटी के साथ एग्जीक्यूट करती है। अगर आप अपने कॉर्पोरेट इवेंट्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो प्रॉक्सिमा इवेंट्स पर भरोसा करिए। दोस्तों, नेटवर्किंग के दीवाने एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम डायरेक्ट सेलिंग की पॉजिटिविटी फैलाने का काम करते हैं, और इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं आप, हमें लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके। तो दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहें, और हमारी वीडियोस, हमारे पॉडकास्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ये इंस्पिरेशन मिलती है ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक लेकर आ सकें। आइए दोस्तों, मिलते हैं अनिल नारंग जी से। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने पे। नमस्कार यामिनी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू। और हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई डायरेक्ट सेलिंग में, किस चीज़ ने इंस्पायर किया आपको? यामिनी जी, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और थापर कॉलेज पटियाला से मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद मेरी कैंपस सिलेक्शन हो गई और मेरी फर्स्ट जॉब जो लगी वो थी हज़ीरा, सूरत के पास क्रिप्को फर्टिलाइज़र प्रोजेक्ट में। एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कर रही थी। तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट थे, हम लोग गमबूट हेलमेट पहना करते थे। और उस कंपनी मैंने 2 साल काम किया। उसके बाद मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गया, NBCC, और मेरी पोस्टिंग हुई HAL कानपुर। कानपुर में था मैं जब हमारी शादी हुई। और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट में जॉब आई तो मैंने अप्लाई किया। बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन नटशेल में फाइनली पंजाब गवर्नमेंट में आ गया और एज SDO पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैंने ज्वाइन किया। और वहाँ से डेपुटेशन पे पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में मैं जॉब कर रहा था। कई जगह पोस्टिंग हुई पंजाब में, बठिंडा, जलंधर, फाइनली मोहाली। और मोहाली में एज एक्सियन सिविल मैं जॉब कर रहा था और बिजी लाइफस्टाइल था। लाइफ में भी बढ़िया लग रहा था। एक घर खरीद लिया था, एक मारुति कार खरीद ली थी, EMI जा रही थी, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। तो ऐसे समय में मेरे ब्रदर इन लॉ जो कि मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर हैं, वो करनाल में रहते हैं, और वो हमारे घर आए मोहाली। और एक उनके पास एक स्लिप थी हाथ में, और मेरे को कहते इस एड्रेस पे जाना है। तो मैंने कहा क्या है वहाँ पे? तो कहते एक नया बिजनेस है जो डिस्कस होगा और उसको समझने के लिए जाना है। मैंने पूछा आपको आइडिया है क्या बिजनेस है? कहते मेरे को आइडिया नहीं, वही देखने जाना है। तो मैंने थोड़ा सा उनको बोला कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन उनके कहने पे, और मेरे ब्रदर इन लॉ भी थे, क्या मना करना था, मैं उनके साथ चला गया। ये मेरा एक बड़ा छोटा सा इनसिग्निफिकेंट डिसीजन था कि मैं चला गया। और वहाँ गए तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर विलियम हैरिस, जो कि ईस्ट पेरी इलिनॉय में डेंटल सर्जन थे और वहाँ प्रैक्टिस करते थे, और साथ में पार्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते थे। तो वो इंडिया आए हुए थे और वो चंडीगढ़ में 16 सेक्टर में वहाँ थे। एक अतुल एंड रीना कुमार थे जिन्होंने उनको इनवाइट किया था, उनके घर में वो थे और वहाँ पे कुछ लोग जाते थे। और ये बातचीत मेरे ब्रदर इन लॉ को पता चली जब वो जहाज़ पे अपने शिप में जा रहे थे। तो उन्होंने वो नोट कर लिया एड्रेस, और वो जब आए इंडिया तो उनके पास टाइम था कि ये इधर यहाँ है, तो वो हमारे घर आए और मैं फाइनली वहाँ। तो इस तरह हम वहाँ पे गए और मैंने ये बिज़नेस प्लान वहाँ पे, बिज़नेस प्लान तो नहीं देखा एक्चुअली, वो ख़त्म हो गया था, हम थोड़ा लेट हो गए थे। तो जस्ट बातचीत सुनी और बड़ी बड़ी बातें हो रही थी वहाँ पे कि ये जो बिज़नेस है इसने अमेरिका में लोगों को बहुत हेल्प की है, लोगों ने अपने प्रोफेशन चेंज कर दिए, जॉब छोड़ दी और इस बिज़नेस से अपने एस्पिरेशंस, अपने गोल्स को अचीव किया। तो वो सब मैं सुन रहा था, तो मेरे को लग रहा था बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। तो मैं तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैं उन दिनों फाइनेंशियली थोड़ा सा टाइट था। जब बंदा घर खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, तो पैसे ले लिए, लोन भी ले लिए, तो अपने पास तो पैसे थे ही नहीं। तो मैं तो सोच रहा था कि जॉब में ही सक्सेस लेनी है। लेकिन एंड में मेरे को, जब हम जस्ट वहाँ से जाने वाले थे, तो मेरे को पता लगा कि बड़ी कम इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। वो कह रहे थे कि यार पैसे तो इसमें बहुत ही कम लगते हैं, 5,000 या उससे भी कम, और वो भी रिफंडेबल, अगर नहीं हुआ तो वापस हो जाएंगे।
तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए पैसे नहीं लग रहे और वो भी सेफ है और पार्ट टाइम भी हो सकता है। तो मैंने सोचा कि अगर थोड़ी सी इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर 10,000 रुपये भी एक्स्ट्रा आने लग गए तो मेरे को सपोर्ट हो तो जाएगा। बुरा नहीं है। बुरा नहीं है। तो वो छोटी सी होप के साथ एक इनसिग्निफिकेंट लुकिंग डिसीजन हमने लिया। मैं कोई बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड नहीं था, बल्कि बहुत सारे डाउट थे मेरे माइंड में और छोटा सा विश्वास था शायद कुछ बन जाए। तो इस तरह से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत कम थी। एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी, कोई इतना बड़ा नहीं सोच रहे थे, लेकिन इस तरह छोटी सी सोच के साथ हमने ज्वाइन किया। तो ब्रदर इन लॉ ज्वाइन हो चुके थे या बाद में ज्वाइन हुए? बदला ज्वाइन नहीं हुए थे और उस दिन नहीं हुए और उसके बाद 27 साल हो गए, अब तक नहीं हुए। वो नहीं हुए। और कमाल की बात यह है कि वहाँ पर जब हम गए तो वहाँ पे 20 के करीब लोग और बैठे थे। बहुत बड़ा रूम था, 20 लोग थे जो हमारे से पहले बैठे हुए थे। हम तो लेट पहुँचे थे। उन 20 में से उस दिन किसी ने ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ मैं ही ज्वाइन करके आया। और मैं सबसे एक्चुअली बहुत बढ़िया, मैं प्रॉस्पेक्ट था नहीं और ना मैं सोच भी नहीं रहा था, पर पता नहीं कुछ दिन ही अच्छा था ज्वाइन तो जो कहते हैं हम 10:1 का रेशो, शायद 20:1 का रेशो था जब आपने ज्वाइन किया। उस दिन तो रेशो बहुत ही अलग थी। मैं ज्वाइन कर गया, मैं भी ऐसे ही ज्वाइन कर गया। मैं तो खुद नहीं समझ आ रही। मैं आपको बताऊं, उस दिन जो मेरे को ये समझ में आया था बिजनेस, जो सोच के मैंने ज्वाइन किया था वो ये निकला ही नहीं। ये बिजनेस कुछ और ही निकला। जो मेरी समझ थी वो सारी गलत निकली। मैं हमेशा अपने सेमिनार्स में कहता हूँ दैट आई कुड टेक ए राइट डिसीजन विद रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। यानी कि इन्फॉर्मेशन तो गलत थी लेकिन डिसीजन राइट हो गया। क्या बात है सर, बहुत बड़े काम की बात बताई आपने। और मैं जानना चाहूँगी, जब आपने ज्वाइन किया तो सोसाइटी का कैसा रिएक्शन था? क्योंकि आप, मैं कह सकती हूँ, एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे उस टाइम पर, अच्छे खासे वेल एस्टेब्लिश थे सिक्योरिटी वाइज, और फिर भी आपने एक हट के डिसीजन लिया, तो सोसाइटी ने क्या रिएक्शन दिया सर? मेरी जॉब अच्छी थी, स्टेटस अच्छा था, सरकारी गाड़ी, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ना, अपने घर में रहना, वो सब बहुत अच्छा था। और मेरी जॉब बिजी भी थी, मेरे पास टाइम भी कम ही होता था। मेरे को सोसाइटी की तरफ से कोई बहुत बड़ा उल्टा रिएक्शन या ऐसा कुछ नहीं आया। ना ही ऐसा हुआ कि जिसको मैंने बताया उसने ज्वाइन कर लिया। पहले तो मेरे को पता ही नहीं था करना क्या है। डॉक्टर हैरिस तो एक्चुअली जिन्होंने मेरे को ये बिजनेस प्लान दिखाया था, जिनको मैं मिला था वहाँ 16 सेक्टर में, वो इंडिया में उनका फर्स्ट ट्रिप था। उससे पहले वो इंडिया कभी नहीं आए थे और उसके बाद वो इंडिया कभी नहीं आए। वो उनका पहला और आखिरी ट्रिप था। और उनको अपने ट्रिप में काफ़ी सारे लोगों से मिले होंगे, लेकिन उनको सिर्फ 2 ही लोगों ने ज्वाइन किया। एक जिनके घर में वो थे और दूसरा मैं। और जिनके घर में वो थे अतुल एंड रीना कुमार, वो मेरी अपलाइन भी बने, उनके साथ मैं ज्वाइन कर गया। और डॉक्टर हैरिस अमेरिका चले गए। लेकिन उन्होंने बाद में अपने अपलाइन डायमंड कार्ल एंड माशा रेडन से मेरी मुलाकात कराई। तो उनके साथ मिलके हमने बाद में बिजनेस बिल्ड किया। उन्होंने हमें इंस्पायर किया, उन्होंने हमें विजन दिखाया और उनके साथ मिलके बहुत कुछ सीखा और समझा और इस बिज़नेस को किया। और इंस्पिरेशन हमें मिली जब हम इस बिज़नेस को थोड़ा थोड़ा करने लगे, मीटिंग्स में जाने लगे, तो कुछ बड़े सक्सेसफुल लोगों को हमने स्टेज से सुना, तो वहाँ से हम इंस्पायर हुए कि इस बिज़नेस से कुछ बड़ा भी हो सकता है। लेकिन वो बाद में। इस चीज़ से एक चीज़ निकलती है सर, आजकल क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। आपने बहुत कम एक्सपेक्टेशन से शुरुआत करी, आपने सोचा मैं करूँगा जो भी करना है, धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप चले। आजकल क्या हाई एक्सपेक्टेशन से जो लोग ज्वाइन करते हैं और फिर बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव होके निकल जाते हैं। तो ये जो सिनेरियो है आज के दौर का, वो आपको कैसे देखते हैं? आप लोगों को किस तरीके से देखना चाहिए इस बिज़नेस को? मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा इस बिज़नेस को दिखा रहा है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैं अगर किसी को दिखा रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बिज़नेस की सच्चाई को बताए। तो इस बिज़नेस की सच्चाई क्या है? इस बिज़नेस की सच्चाई ये है कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में काम किए, पढ़ाई करी, अच्छे मार्क्स लेता था मैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, जॉब करी और इस बिज़नेस को किया। तो अपनी लाइफ में जितने काम किए उसमें से ये कोई आसान काम नहीं था, बल्कि अगर मैं सच बोलूँ तो ये मुश्किल था। तो ये मुश्किल था लेकिन हाईली रिवार्डिंग था। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए सबको, जिसको भी नए बंदे को हम बताएं कि ये कोई अपने आप चलने वाली चीज़ नहीं, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, एक बिजनेस की तरह करना पड़ेगा, एक बिजनेस ओनर की तरह सोचना पड़ेगा, बल्कि सब वो काम करने पड़ेंगे जो एक बिजनेस ओनर करता है और रिजल्ट लाने होंगे। इसमें इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइन कराने से पैसे नहीं आते, पैसे सिर्फ प्रोडक्ट की सेल पे आते हैं, जो जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग है। उसमें ज्वाइनिंग से कोई पैसा नहीं आता।
राइट। और वहाँ पे प्रोडक्ट की सेल से पैसे आते हैं, और प्रोडक्ट अपने आप तो बिकते नहीं, चाहे आप जितने मर्जी बंदे जोड़ लो। तो बहुत सारे काम हैं जिसके बारे में शायद हम आगे चल के बात करेंगे आज ही, बिल्कुल सर। वो सारे काम करने पड़ेंगे तब पैसे आएंगे। तो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन या गाड़ियां दिखा के या घर दिखा के ज्वाइन नहीं कराना चाहिए। वो तो जिसने कमाया है अगर कुछ इस बिजनेस से, उसने काम क्या किया है पहले वो देखना चाहिए। एग्जैक्टली। तो अगर वो काम आप करोगे तभी तो काम चलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपने एक बात यहाँ पर कही कि बहुत मुश्किल से ये बिजनेस करते हैं, तो मुश्किल वाली बात हम जानेंगे कि आपने जब ये बिजनेस बिल्ड करने शुरू किया, अब तक आप पहुँचे, बीच में कभी ऐसी मुश्किल चीज़ आपके साथ भी आई, कोई कहीं पर आप भी अटके कि हो ही नहीं रहा, इतनी एक्सपर्टीज़ होने के बावजूद, एजुकेटेड होने के बावजूद आपने भी कहीं यहाँ पर देखा चैलेंज? शुरू से ही मुश्किल रहा, थ्रू आउट, आसान कभी नहीं हुआ। ये हमेशा मुश्किल इसलिए रहता है कि हम तो इस बिज़नेस को समझ लेते हैं धीरे धीरे। जैसे मैंने जब देखा था तो समझ में नहीं आया था, उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली, फिर हम मीटिंग्स में गए, सेमिनार्स में गए, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे लीडर्स को सुना, बहुत सारी ऑडियो कैसेट्स तब आती थी, कई ऐसी कैसेट्स हैं जो मैंने 100 बार सुनी। तो कैसेट सुनते थे, फिर बाद में सीडीज आई वो सुनने लगे, उसके बाद में अब ऑनलाइन ऑडियो सुनने को मिलती हैं। तो बहुत सारे लीडर्स को सुना, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके हमारा एक माइंडसेट बना, हमारा एक बिलीफ सिस्टम बना, हमारा विश्वास बना इस बिजनेस पे। अब उसमें टाइम भी लगा और इन्फॉर्मेशन भी लगी। अब जब हम नए बंदे को ये दिखाते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एकदम से जंप मारने लगे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो इन्फॉर्मेशन हमने इतना टाइम लगा के, इतने एफर्ट, इतनी किताबें पढ़ के लिए हैं, वो जो हमारा माइंडसेट है उसका कैसे बन जाएगा। और एक्सपेक्टेशन हमारी होती है कि यार कुछ तो समझ ले, शुरू तो करे। तो वो हमें कई बार ऐसे सवाल पूछता है जो हमें अटपटे लगते हैं, और फिर कई बार तो हमें लगता है यार इतनी सी इन्वेस्टमेंट, इतने सवाल क्यों। कई बार हमें लगता है यार ये बंदा बड़ा अच्छा कर सकता है, ज्वाइन नहीं करता। तो बेसिकली इस बिजनेस में टफ ये है कि जिन लोगों को हम लेके चलना चाहते हैं वो हमारे साथ आते नहीं, और कई बार जब आ जाते हैं तो जो हमारी उनसे उम्मीदें होती हैं वो उस उम्मीद पे नहीं आते। कई बार वो इस बिजनेस को टाइम नहीं देते, कई बार वो इस बिजनेस को सीखना नहीं चाहते, कई बार वो इस बिजनेस को करना नहीं चाहते। तो वो सब मुश्किलें हैं इस बिजनेस में, क्योंकि एक ट्रेडिशनल बिजनेस में आप एम्प्लॉय रखते हो तो आप उसको सैलरी देते हो, तो जो बोलते हो वो करता है, तब भी मुश्किल आती है। ट्रेडिशनल बिजनेस भी तो फेल होते हैं, जबकि वहां पर वो ट्रेन करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि ये काम ऐसे होगा, और जबकि वो आपके एम्प्लॉयज हैं, है ना। तो रिस्क आपका है। यहाँ पर सब इंडिपेंडेंट है, आप किसी को सैलरी नहीं दे रहे, आप किसी को बांध के नहीं रख सकते। तो इसलिए ये बिजनेस मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूँ ये बिजनेस मुश्किल है क्योंकि ये फ्री एंटरप्राइज है, इसमें सारे इंडिपेंडेंट लोगों आप ला रहे हो। मेरे को डॉक्टर हैरिस ने नहीं बोला काम करो, लेकिन उन्होंने इतने लोगों को बिजनेस दिखाया, तो उनकी किस्मत अच्छी थी, 2 ज्वाइन कर गए। अगर एक भी ना करता तो अमेरिका से आके बिरंगा वापस चले जाते, और ऐसा भी होता है, सही बात, खाली वापस चला जाता है बंदा, कोई भी नहीं ज्वाइन करता। तो ये बिजनेस में मुश्किलें ये है कि ये लोगों का बिजनेस है और लोग डिफिकल्ट है, इसीलिए तो मुश्किल है। किसी लेवल पे आकर आपका भी चैलेंज रहा कि वो लेवल ना क्रॉस हुआ हो? या इस बिजनेस को जब हमने शुरू किया तो एमरल्ड तो हम हो गए, एक लेवल है इस बिजनेस में, इनिशियल एक अच्छा लेवल है, वो तो हमने अचीव कर लिया 22 महीने में। उसके बाद हम अमेरिका गए, हमारे को अमेरिका इनवाइट किया गया उस लेवल पे। तो जो हमारे लेवल के लोग थे एशिया पैसिफिक के सारे आए हुए थे, वहाँ जाके बहुत इंस्पायर हुए। मैं पर्सनली, मेरी वाइफ भी थी साथ में, बिंदु, और हम दोनों बहुत इंस्पायर हुए। हमने कहा यार हम लोग होशियारपुर को बिलोंग करते हैं, होशियारपुर थोड़ा थोड़ा एक नॉर्मल पंजाब का एक क्वाइट टाउन है, मतलब सिटी है, सिंपल लोग रहते हैं वहाँ पे, गलियों मोहल्लों में हमारे घर हैं। मेरा और बिंदु का घर दोनों छोटी छोटी गलियों में है और आपस में 5 मिनट लगते पैदल जाने में। हमारी गलियाँ ऐसी हैं कि उनमें एक्चुअली कार भी नहीं जाती, मतलब कार दूर खड़ी करनी पड़ती है, फिर उसके बाद रिक्शा लेके जाना पड़ता है। तो ऐसे हम घर पहुँचते हैं। तो वहाँ से निकल के जब हम अमेरिका में उस मीटिंग में बैठे थे तो वहाँ जो लोग थे वो बहुत ही अमेजिंग लगे हमें। तो हम तो रोज़ ही सोचते थे यार हम पहुँच कहाँ गए हैं। बल्कि वहाँ पे एक हमने लाइव सेमिनार अटेंड किया, जॉन मैक्सवेल एक लाइफ कोच हैं बहुत ज़बरदस्त, तो उनको लाइव सुना हमने वहाँ पे। और वो एक बंद हॉल था जिसमें कुछ लोग थे
और जॉन मैक्सवेल एक ऊंची चेयर पे बैठ के और इस तरह का माइक ऊंचा लगा के वो एक सेमिनार करते हैं। तो उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉक थी जो हमने सुनी, तो जिसने हमें बहुत इंस्पायर किया। नई चीज़ें थी, नई वोकैबुलरी थी, वो बातें नहीं हमने सुनी थी, वो वर्ड नहीं हमने सुने थे, वो चीज़ें हमें पता नहीं थी। तो हमने कहा यार हम कौन सी जगह आ गए। तो इस तरह हम धीरे धीरे इंस्पायर हुए और वहाँ से हमने ये सोचा कि अगले साल तो हम अगला लेवल अचीव करके आएंगे। बहुत हमें लगा कि यार जाएंगे, इतना कुछ देख के जा रहे हैं, हम इतना विश्वास बना के जा रहे हैं, तो जाके बताएंगे इंडिया में फट्टे चक देंगे, सब लोग हमें बड़ी तेज़ी से ज्वाइन करेंगे और अब तो हम उड़ा देंगे बस इस बिज़नेस को। लेकिन क्या हुआ, वापस आए। हम लोग तो मोटिवेटेड थे, लोग तो नहीं सुनने को तैयार थे। लोग कहते ठीक है आपने देखा होगा, पता नहीं ऐसे बोले। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे जो हम बताना चाह रहे थे, बल्कि हमें नुकसान हो गया। हम ज़्यादा फायर्ड अप थे तो हम ज़्यादा जोश से जाते थे और वहाँ से जब रेजिस्टेंस मिलती थी तो झटका लगता था, यार ये क्या हो गया, हम तो इतने जोश में आए हैं। हम बोल के आए थे वहाँ पे अपने अपलाइन को भी कि अगले साल अगले लेवल पे आएंगे आपके पास। क्या हुआ, 2001 आया, नहीं हुआ। 2002 नहीं हुआ, 2003 नहीं हुआ, 2004 नहीं हुआ। तो जब इतने सारे साल सेम लेवल पे रहना पड़ा और वो जोश भी ठंडा होने लगा तो लगा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो इस तरह से हमने इस बिज़नेस में रहे। लेकिन वो जो पीरियड था जब नहीं हो रहा था, तब हमने सीखा कि यार ये बिज़नेस में चक्कर क्या है। वो लर्निंग आपके पीरियड जोश को पकड़ने से सारे जोश में नहीं आ जाएंगे। तो वो हमने समझा कि आपको मेंटली हाई, ग्राउंड में लो कैसे रहना है। तो बड़ा अमेजिंग है ये बिज़नेस, ये आपको बहुत कुछ सिखाता है। बल्कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, क्योंकि आप इतने झटके खाते हो कि आप एक ज़बरदस्त इंसान बन जाते हो और पीपल स्किल सीखते हो ज़बरदस्त। राइट, वेरी मच राइट सर। तो सर जैसे आपने बात करी बिंदु मैम की, जो कि आपकी बिजनेस पार्टनर भी हैं और लाइफ पार्टनर भी हैं, तो क्या हम समझते हैं कि भाई एक लाइफ पार्टनर के साथ काम करना इजी होता है या झगड़े बहुत होते हैं? एक्चुअली बिजनेस मैंने पहले अकेले ने ज्वाइन किया था। जब देखने गया था तो मैंने देखा था सिर्फ। लेकिन उसी दिन वापस आके मैं बिंदु को लेके फिर वहीं 16 सेक्टर गया। ओके। सेम दिन। और मैं भी डॉक्टर विलियम हैरिस को सिर्फ उसी दिन मिला था और उस दिन मेरी वाइफ बिंदु वो भी उनको मिल गई। तो ये भी कमाल है ना। और उसके बाद तो आई नहीं कभी। लेकिन उसके बाद जब इस बिज़नेस की शुरुआत की तो हम लोग भी इसको समझ ही रहे थे। लेकिन एक बड़ा सेमिनार आ गया दिल्ली में। ओके। तो वहाँ मैं अकेला चला गया। मैं बिंदु को लेके नहीं गया, मैं अकेला गया और अपनी टीम के कुछ लोगों को साथ ले गया। लेकिन वो सेमिनार था बहुत ही एनर्जेटिक। वहाँ जाके उसके बाद मैं इस बिज़नेस में बहुत सीरियस हो गया था। और जब मैं वहाँ गया तो मैंने जब इस बिज़नेस की एक बड़ी पिक्चर देखी और जब मैंने देखा कि इस बिज़नेस में लोगों ने क्या अचीव किया और किस तरह के लोग इसको कर रहे हैं और बहुत इम्प्रेसिव बात करते थे स्टेज से और बहुत बड़ा विजन मेरे को मिला, तो मैं वापस आया और मेरे को लगा कि मैं बिंदु को लेके जाना चाहिए था। लेकिन वो तो निकल गया वो टाइम। लेकिन मैंने बिंदु को बताया कि मैंने ये देखा, वो देखा, वहाँ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो फिर मैंने बिंदु को इस बिज़नेस के बारे में थोड़ा डिटेल से फिर से बिठा के बताया, फिर से बताया। और बिंदु की बैकग्राउंड मैथ्स टीचर रही हैं वो। जब हम बठिंडा में मैं पोस्टेड था तो वो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में मैथ्स पढ़ाती थी और मैथ्स उनका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। हमारे घर का भी मैथ्स सब्जेक्ट है, मेरे फादर भी मैथ्स प्रोफेसर थे। तो उनको इस बिज़नेस का प्लान बहुत जल्दी समझ में आया और इसका जो लॉजिक है, कैलकुलेशन, बहुत लॉजिकल बिजनेस है। इस बिज़नेस का लॉजिक बड़ा सिंपल है कि प्रोडक्ट्स हैं जिनकी बिक्री होती है और आप अपनी टीम्स बनाते हो, उनको लीड करते हो, उनको इंस्पायर करते हो, उनको हेड करते हो और वॉल्यूम जनरेट करते हो। और उस टोटल वॉल्यूम पे एक मॉडल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो कि बहुत ही लॉजिकल है, बहुत अमेजिंग है। उनको बड़ी जल्दी समझ में आया। तो उनको प्रोडक्ट पहले ही अच्छे लग रहे थे, प्रोडक्ट हमारे घर में यूज़ होने लगे, प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त थे। तो जब उनको प्रोडक्ट और प्लान दोनों चीज़ें समझ में आई तो वो साथ हो लिए। और उस एक मीटिंग को हमने अकेले किया था अटेंड मैंने, और बिंदु जहाँ साथ में नहीं गई थी। उसके बाद हमने सारी मीटिंग, सारे सेमिनार इकट्ठे अटेंड किए और वो भी इंस्पायर हो गई इस बिज़नेस के लिए और हमने मिलके इस बिज़नेस को बिल्ड किया। और
उनकी बहुत सपोर्ट रही है, बल्कि मेजर गोल सेटिंग वही करती रही है। हमने जब जब भी कोई गोल अचीव किए, उन्होंने गोल सेट किए, और वो जब गोल सेट करती हैं तो एनर्जी डबल हो जाती है, फिर हम मिलके काम करते हैं और इसको अचीव करते हैं। तो हम कह सकते हैं जो एज अ कपल काम कर रहे हैं उनको साथ में सारे सेमिनार्स अटेंड करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक एनर्जी जो है हमारी, एक जो बॉन्डिंग है वहाँ पर स्ट्रांग होती है। वो तो है ही, और उसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग में लेडीज़ का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 2 मेजर चीज़ों से चलता है। पहली, प्रोडक्ट, जो नहीं बिकेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, और प्रोडक्ट यूज़ कौन करेगा? लेडीज़ करेंगी ना मेजरली। और दूसरे, रिलेशनशिप्स, और रिलेशनशिप में लेडीज़ मास्टर होती है। मेरी वाइफ को हमारी पूरी टीम के बच्चों के नाम, उनके कब बर्थडे आ रहे हैं, किसी कब एनिवर्सरी हो रही है, किसके घर में क्या चल रहा है, किसके कितने बच्चे हैं, सब याद रहता है। मैं कोशिश भी करता हूँ, मेरे को तब भी भूल जाता है, और उनको सब याद रहता है। तो लेडीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और बिंदु की हमारे बिजनेस में पार्टिसिपेशन इक्वल से भी ज़्यादा है। अगर वो नहीं होती हमारे साथ तो इस बिज़नेस में हम अचीव नहीं कर पाते। वेरी ट्रू सर। अच्छा, अब बात करते हैं सर, अगर थोड़ा सा उठ के हम कंपनी लेवल पे बात करते हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल ब्रांड से आप जुड़े हुए हैं, तो एक इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और एक नेशनल कंपनी, नेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, कितना फ़र्क है? कि क्यों एक इंटरनेशनल ब्रांड को ज़्यादा लोग एडमायर करते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा खिंचते हैं एक नेशनल ब्रांड के कंपैरेटिवली? एक्चुअली क्या है कि बात इंटरनेशनल और नेशनल की उतनी नहीं है जितनी उनके काम करने के तरीके की है। ओके। मैंने एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है कि जो ये इंटरनेशनल ब्रांड हैं, जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनके एथिक्स और रूल्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और उससे वो कभी टस से मस नहीं होते। वो अपने एथिक्स को कभी नहीं छोड़ेंगे, बिजनेस हो ना हो, और अपने रूल्स को कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेंगे। और जो भी बंदा किसी भी लेवल पे हो, जब वो रूल को वायलेट करेगा तो उस पर उसी तरह का एक्शन होगा जैसे एक नए बंदे पे होगा। तो जो इंडिया में कंपनीज आई, उन्होंने इंटरनेशनल कंपनीज की सक्सेस को देख के कंपनीज बना ली। प्लान कॉपी करना बड़ा आसान है, प्लान को कॉपी कर लिया, प्लान तो कुछ नहीं है, उसको कोई भी कॉपी कर सकता है, बल्कि उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की इंडियन कंपनीज ने, चेंज करने की कोशिश की, प्लान कॉपी हो गया। प्रोडक्ट को भी कुछ हद तक बनाया जा सकता है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं कि कोई अच्छे प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता, प्रोडक्ट भी बन जाता है। लेकिन इंडियन कंपनीज में मैंने देखा कि वो एथिक्स, कल्चर, रूल, कल्चर नहीं बना पाए, बल्कि बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिस बहुत सारी कंपनियों ने की, जैसे दूसरे कंपनी के लीडर को पोच करना, मिनिमम गारंटी, एमजी वर्ड आया एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, एमजीज देना लोगों को। कंपनीज, अच्छी अच्छी कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर, टॉप लेवल, यानी कि ओनर ही है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर खुद 5 स्टार होटल में आके लीडर्स को मिलना और उनसे नेगोशिएट करना, तुम्हें ये दे देंगे, वो दे देंगे, तुम्हारी कितनी इनकम है, अपने चेक दिखाओ, उस चेक के हिसाब से इतना दे देंगे, उतना दे देंगे। ये चीज़ें जो है ना, इंडियन कंपनीज को इन्होंने नुकसान पहुंचाया, और इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिस से जो बिजनेस बनते हैं वो फिर टूट जाते हैं। जिसको आप कुछ लालच दे के हो, तो बंदा तो लालची है, और लालची बंदा ही लालच से आएगा। एक लालची बंदा लालच से है तो आपसे बड़ा लालच देने वाला आ जाएगा। जब आपसे बड़ा लालच देने वाला है, वो लालची बंदा वहाँ चला जाएगा, फिर उससे बड़ा लालच देने वाला लालची बंदा वहाँ चला जाएगा। इसीलिए ये जो बात नेशनल इंटरनेशनल की स्टैम्प की बात नहीं है, बात एथिक्स और कल्चर की है, बात उनके काम करने के तरीके की है, जहाँ पे लीडर्स को ये पता लगेगा कि यार यहाँ तो हम तो मेहनत कर रहे हैं, 4 साल से लगे हुए हैं, ये किसी दूसरी कंपनी का बंदा ले आया और उसको एमजी दे दी, तो अंदर ही अंदर ये चलता है। तो इसलिए जो इंटरनेशनल कंपनी है वो ये काम नहीं करती। उनके मैनेजिंग डायरेक्टर के पास क्या, उनके ओनर के पास चले जाओ, आप उनको बोलो कि यार हमें आप क्या दे दोगे, वो कहेंगे क्या दे देंगे, आप सिंपली हमारे को एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करो, और जैसे सारी दुनिया बिल्ड करती है बिल्ड करो, और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। तो ये एथिक्स बहुत स्ट्रांग है। एवरीबॉडी इन आवर कंपनी और द ग्लोबल कंपनीज, दे स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एंड दैट मेक्स इट यूनिक और जबरदस्त बनाता है। एक रेस की तरह है, जो भी भाग सकता है बराबर भागे। बिल्कुल, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में हम जाते हैं। इंडिया में ज़्यादातर लोग सोचते हैं शॉर्ट टर्म, कम से कम टाइम में
ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर लें, और उस चक्कर में हम जुगाड़बाजी और बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि आपको हम देख रहे हैं 27 साल में आप कहाँ पहुँच गए। तो एक लॉन्ग रूट से जाएं, एक एथिकल रूट से जाएं, तो हम कुछ अचीव कर पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, इतना बड़ा कंट्री है, यहाँ पे सारी कंपनीज को एग्जिस्ट कर सकती हैं और ग्रो कर सकती हैं। अपना अपना बंदा नया ढूंढो और नए लीडर बनाओ। बिल्कुल। दूसरे लीडर बने बनाए खरीदने का वो सिस्टम कभी भी कामयाब नहीं होगा। और इसी वजह से इंडियन कंपनीज बहुत डिफेम हुई हैं, और उनकी इस डिफेम होने के चक्कर में, उनके एथिक्स को ना अपनाने के चक्कर में उनके ब्रांड वैल्यू लो हुई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आगे चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आपने एक बहुत ही शानदार बुक लॉन्च की है, जो कि वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। हम बात करना चाहेंगे, आपने 27 साल का जो निचोड़ उसमें दिया है, तो क्या कुछ अगर कोई पढ़ता है तो उस बुक से क्या जान सकता है, और उसका नाम मैं चाहूँगी आप ही बताएं। एक्चुअली जब मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतना समय लगाया, तो इस इंडस्ट्री ने हमें बहुत कुछ दिया। हमें एक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग बनाया, हमारी वैल्यूज़, हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज किया, हमें बहुत कुछ टेंजिबल इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स दिए। तो हमें लगा कि यार ये तो ऐसा अमेजिंग बिजनेस है, और अगर दुनिया में देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग जो बहुत ही मिसअंडरस्टूड वर्ड भी है। कुछ लोग तो इसको बहुत बढ़िया समझते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते। तो 2 रीज़न से मैंने ये बुक लिखने का डिसाइड किया। मेरी बुक का नाम है अनशेकेबल, बियॉन्ड सेल्स, इट इज़ ए लीगेसी इन द मेकिंग एंड प्रूवन स्ट्रेटजीज फॉर बिल्डिंग एन आउटस्टैंडिंग एवरलास्टिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो बेसिकली ये जो बुक है ये डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर है पूरी की पूरी, और मेरा ये कहने का मतलब है कि सेल से कहीं परे हम एक लीगेसी बना रहे अपनी सोच की, अपने बिजनेस की। तो ये बुक मैंने लिखी इसलिए क्योंकि मेरे को लगता है कि दुनिया ये मानती है कि व्हाट इज रिटन हैज टू बी ट्रू। जो लिखा जाता है वो जरूर सच होता है, बेशक सर, वो हमेशा सच बिल्कुल होता है। सर, आपकी रियल ये स्टोरी पे है, रियल एक्सपीरियंस पे है, तो मैं भी पर्सनली पढ़ना चाहूँगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द बुक सर। और आगे बढ़ के हम ये जानना चाहेंगे सर कि जैसे लीडरशिप में अगर हम बात करें, क्योंकि आप एक बहुत शानदार लीडर बन के एक साबित हुए, सक्सेसफुल लीडर साबित हुए कंपनी में, तो क्या चीज़ें आप मानते हैं बहुत ही ज़रूरी है एक इंसान में सक्सेस होने के लिए? डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से मैं बात करूँगा। बिल्कुल सर। राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होने के लिए एक इंसान को नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। जो आप ऑलरेडी जानते हो वो सारा काम आता है, लेकिन कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो आपको नए सीखने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तो है, जिस भी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो उसके प्रोडक्ट बिकने हैं, तो उसके प्रोडक्ट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। वहीं से शुरुआत होती है। आप प्रोडक्ट्स की नॉलेज लो, उनको यूज़ करो, कुछ कस्टमर क्रिएट करो, उनको प्रोडक्ट्स ऑफर करो, आपके प्रोडक्ट सेल होंगे, आपके कस्टमर उसको यूज़ करेंगे, आप उन कस्टमर्स को सर्व करोगे और वो कस्टमर से फीडबैक आएगी, उनको प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, तो आपका प्रोडक्ट के ऊपर एक पूरा व्यू पॉइंट बनेगा, आपको प्रोडक्ट समझ में आने लगेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। इस बिज़नेस की शुरुआत प्रोडक्ट से होती है, और प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो पैसे नहीं आएंगे, तो प्रोडक्ट तो बिकना ही है ना, तो वहाँ से शुरुआत होगी। और दुनिया में कभी भी पैसे कमाने के लिए दूसरों की जिंदगियों में फ़र्क तो डालना ही पड़ता है। इफ़ यू कैन हेल्प इनफ पीपल गेट व्हाट दे वांट, यू विल ऑटोमेटिकली गेट व्हाट यू वांट। अगर आप लोगों को हेल्प करोगे, जो वो पाना चाहते हैं उसको पाएं। तो ये बिज़नेस जो है बड़ा अमेजिंग बिज़नेस है। प्रोडक्ट्स के बाद दूसरी बात आती है, इस बिज़नेस में आपको एक्सपैंड करने के लिए लोगों को अपने साथ लेके आना पड़ता है। लोगों को साथ लाना एक स्टेप है, फिर उनको बिल्ड करना, उनको डेवलप करना, उनको सक्सेसफुल बनाना वो दूसरा स्टेप है। अपने लीडरशिप स्किल्स उनमें उतारना, अपने डुप्लीकेट लीडर बनाना और डुप्लीकेशन अचीव करना, ये बहुत बड़ा काम है। यही तो लोगों के साथ काम करना है, तो इस बिज़नेस को मुश्किल बनाता है। और रिजल्ट नहीं आएंगे तो पैसा नहीं आएगा। दुनिया जो बाहर है, जिनको इस बिजनेस का पूरा पता नहीं है, या जो इस बिजनेस के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये लोग मेंबर बनाते हैं, पैसे कमाते हैं। बिल्कुल सर, विच इज नॉट ट्रू।
और वो ये सोचते हैं ये तो पिरामिड है, जो नीचे आएगा वो तो ऊपर वाले को पैसे ही देता रहेगा, ऊपर वाले कमाते रहेंगे, नीचे वाले काम करते रहेंगे, है ऊपर वाले कमाते रहेंगे, नीचे वाले काम करते रहेंगे। ऐसा लोगों का सोचना है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस में ज्वाइन कराया था, डॉक्टर हैरिस, वो इस बिजनेस में प्लेटिनम थे, और मैं उनके जो लेवल हैं इस बिजनेस में उनको तो पहले साल में ही क्रॉस कर गया, और उनके जो अपलाइन थे डायमंड ईडीसी जो हुए बाद में, एक्चुअली मेरा पिन लेवल उनसे भी ऊपर चला गया। तो हमारे बिजनेस में नीचे वाले जो लोग हैं जो आज आ रहे हैं, ऊपर वालों से अधिक पैसा कमा सकते हैं। अब आम बंदा ये पूछता है यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो यही तो प्लान का लॉजिक है। इस प्लान में सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि जब तक आप ज्यादा लोगों को अपने साथ लाके कामयाब नहीं बनाते तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि आपने एक बंदा ज्वाइन किया, उसने 100 करा दिए तो अब वो सारे आप ही को पैसा देंगे, ऐसा इस प्लान में नहीं है। इस किसी भी प्लान में नहीं है, मैं कह सकती हूँ डायरेक्ट सेलिंग में जो ये मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में है। ट्रेडिशनल बिजनेस में ही ऐसा नहीं है। अब मान लो मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ और मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में दिल्ली से किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेता हूँ। अब मैं चंडीगढ़ में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बाद एक लुधियाना में डिस्ट्रीब्यूटर बनाता हूँ, सिर्फ एक, और अब मैं सोचता हूँ कि यार ये जितनी दुकान में माल बेचेगा मैं अकेला पैसे कमाऊंगा। तो अल्टीमेटली मेरे को क्या पता लगेगा कि मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूटर तो बनाया था, लेकिन वो लुधियाना वाला जो बंदा है उसने इतना अपना बिजनेस फैला लिया कि वो तो कमा रहा है 10 लाख रुपए महीने के, और मेरे को उससे सिर्फ आ रहे हैं 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए। तो ये मेरा बिजनेस चंडीगढ़ में ट्रेडिशनल मार्केट में भी तभी बढ़ सकता है अगर मैं भी अपने नेटवर्क को वाइड करूंगा और दुनिया में दूसरी स्टेट्स में लेके जाऊंगा या दूसरे सिटीज में लेके जाऊंगा। अगर एक ही बंदे को मैं सामान भेजता हूँ सारा, तो मेरे को कंपनी थोड़ी ना ऐसे रिडंडेंट फालतू में पैसा देती रहेगी। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में पैसे कमाने का तरीका सेम ही है। ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर सारा डिजिटल चलता है और सामान डायरेक्ट जा रहा है, और वहाँ पे सामान उठ के वहाँ जाता है, फिर उठ के वहाँ जाता है। तो वहाँ पे वो सारे एक्सपेंस जो होते हैं यहाँ खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे जितना बड़ा हम नेटवर्क बनाते हैं सामान उसमें बिक रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट जा रहा है, कैलकुलेशन सेम है। राइट सर एक चैलेंज एक हम पूछते हैं कि एक सक्सेसफुल लीडर की लाइफ में भी लोग सोचते हैं कि जैसे हम जद्दोजहद कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, क्या उनके लाइफ में भी कुछ ऐसा चैलेंजेस आए हों? तो कोई एक किस्सा आप बताना चाहें सर, शेयर करना चाहें? बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में। हमारे बिजनेस में ज़्यादा चैलेंज आते हैं नॉर्मल बिजनेस से। किस्सा तो मैं आपको एक बताता हूँ। जैसे हमारे बिजनेस में मेजर काम ये है कि पहले हम सीखें, फिर लोगों को लाएं, उनको सिखाएं। बिल्कुल। पर लोगों को लाना भी एक एक्टिविटी है, उनको लाएंगे तभी सिखाएंगे। तो एक बार हमने एक मीटिंग रख दी पटियाला में। तो किसी ने अभी ज्वाइन किया ही था, फॉर्म भरा था हल्का सा। फॉर्म में तो इसमें ऐसे भर देते लोग, आ तो ऐसे ही जाते हैं। इसमें बंदे लाने से कुछ नहीं होगा, वो तो एक एक्टिविटी है। सारी दुनिया में सेल्स कंक्लूड होती हैं जब बंदा साइन कर देता है। मान लो एक बंदा मर्सिडीज बेच रहा, उसने एक बंदे को अप्रोच किया, वहाँ भी अप्रोच करते हैं ना, हमारी गाड़ी देखो जी आओ जी। उसने अप्रोच किया 4-5 बंदों को, 4-5 बंदों को अप्रोच किया, वो आए, उन्होंने गाड़ी देखी, एक ने ले ली। अब जैसे सेल कंक्लूड हो गई तो सेल्स जो कर रहा था, चाहे वो सेल्समैन था या उसका मैनेजर था या ओनर था या कंपनी थी, उनका काम खत्म हो गया, गाड़ी बिक गई। अब उसकी सर्विस होगी, बात खत्म। उसके साथ दोबारा नहीं उसको कॉल करेंगे गाड़ी ले ले, वो तो ले चुका। हमारे बिजनेस में जब बंदा साइन करता है, हमारी सेल कंक्लूड नहीं होती, हमारा काम शुरू हो जाता है। अब बंदा आ गया, अब शुरू करो, अब इसको टीच करो, अब इसको प्रोडक्ट टीच करो, इसको सेमिनार्स बताओ, इसको बिल्ड करो, इसको सिखाओ। यही तो इस बिजनेस को मुश्किल बनाता है। सही बात। कि सेल्स हमारे बिजनेस में काम शुरू होता है, लोगों का काम खत्म होता है। तो हमने एक मीटिंग रख दी पटियाला, टाइम फिक्स हो गया। हम पटियाला के आसपास जो लोग थे हमने उनको भी बुला लिया, 4-5 एक्स्ट्रा लोग की, उनके घर तो जा ही रहे। होम मीटिंग्स होती थी ज़्यादा, अब भी होती हैं। तो होम मीटिंग, उनके घर में मीटिंग थी। तो मीटिंग थी 6 बजे। हमने सोचा यार 5:30 पौने 6 पहुँच जाते हैं वहाँ पे, बाकी लोग आएंगे, वहाँ सेटअप करेंगे। तो वाइट बोर्ड हमारी गाड़ी में ही रहता था हमेशा, मार्कर ये वो। हम लोग, मैं, मेरी वाइफ, हम लोग वहाँ पहुँच गए। पहुँचे तो देखा ताला लगा हुआ है ही नहीं। हम फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठ रहा। तो इस तरह की चीज़ें इस बिज़नेस को बहुत टफ करती है। तो वहाँ पे लॉक लग गया। हमारे अंदर हमारे
अपलाइंस ने हमें टीच किया था यार मीटिंग कैंसिल नहीं होनी चाहिए कभी भी, अगर हो तो रखो तो जरूर करो। तो हम गए तो अब कहाँ करें, मीटिंग तो हो ही नहीं सकती। तो हमने कहा चलो यार 4-5 बंदे आ गए जिनको हमने बुलाया था, वो आ ही गए। तो हमने कहा चलो यार ये आ गए, एक उनके साथ कोई नया भी आ गया था बंदा, कोई लेके अपने साथ प्रॉस्पेक्ट को लेके आ गया। तो हमने अपनी कार, मारुति कार होती थी हमारे पास रेड कलर की, तो हमने उसको उसकी डिक्की खोली, उसमें बोर्ड लगाया और वहाँ पर छोटी सी 15-20 मिनट की मीटिंग करी और हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब हमने वो ताला देखा, जब हम उनको फ़ोन कर रहे थे, तो वो चीज़ें झटका लगाती। कहाँ तो जॉब का भी स्टेटस है, वो भी फिर आता है यार, वहाँ तो लोग स्लिप दे के मिलने को फिरते हैं, और कहाँ यहाँ फंस गए यार, ये तो बंदा दिख ही नहीं रहा। तो इस तरह के दिक्कतें, ये आपको एक एग्जांपल दी, इससे मिलती जुलती कई चैलेंजेस आए, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया। और मैं तो मेरा ये मानना है कि बड़ी सक्सेस बिना चैलेंज के मिल ही नहीं सकती। और हमारे बिजनेस तो हम पहले ही कहते हैं मुश्किल ही है, लोगों का बिजनेस है, लोग मुश्किल हैं, लोग बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और फिर आपको फिर से बना के बताएंगे कुछ और है। तो वो इस बिजनेस को टफ करता है, क्योंकि चलना ही लोगों से है। पर आपकी सोच अलग होनी चाहिए, जैसा कि आपने रास्ता बना ही लिया, मीटिंग करके ही आए, तो अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आप कुछ ना कुछ रास्ते निकाल ही लेंगे। वो लोगों के बारे में ये भी पक्का है, आप कोई भी काम आप दिल से पूरे मन से करोगे तो आपको साथी मिलेंगे। आप दिल से सुबह सैर करना शुरू करो, आपको सैर वाले मिल जाएंगे। आप किसी सत्संग में जाने लग जाओ, वहाँ जाने के लोग मिल जाएंगे। आप किसी मंदिर जाने लग जाओ, वहाँ के लोग मिल जाएंगे। गुरुद्वारे जाने लग जाओ, वहाँ के लोग मिल जाएंगे। नेगेटिव चलें, आप दारू पीने लग जाओ, वहाँ साथी मिल जाएंगे। आप गली के कोने में जाके सिगरेट लगाने लगो, वहाँ मिल जाएगा, कोई आ जाएगा साथ में, मैं भी तेरे साथ। अल्टीमेट चॉइस आपकी है, जैसा आप करोगे, यूनिवर्स तो वही कहता है। आप काम करोगे दिल से, साथी जरूर मिल जाएंगे। ये तो ऐसा जबरदस्त बिजनेस है, हमने दिल से किया, हमें इसके साथी मिले। तो सर एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग के सेमिनार्स में लोग चीखते चिल्लाते हैं, एक्साइटमेंट दिखाते हैं, कभी ऐसा हुआ एक्साइटमेंट वाला आपके साथ भी सीन हुआ कुछ? बहुत सीन होते हैं, एक्साइटमेंट हमारे बिजनेस में जरूर दिखाते हैं, लोग एक्साइटेड रहते हैं, और एक्साइटमेंट से ये बिजनेस चलता है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। हर चीज़ कॉन्टेजियस है, जैसे आपका एटीट्यूड कंटेजियस है, आपकी सोच कंटेजियस है, लोग उसको पकड़ लेते हैं। एक्साइटमेंट कंटेजियस है, लोग उसको पकड़ लेते हैं। तो लोगों को बुरा लगता है, जो नए लोग आते हैं उनको कई बार लगता है यार ये इतने हो हल्ला क्यों, भाई बेचना सामान है तो बेचो, है ना, टीम बनाई है बनाओ, ये हो हल्ला क्यों है। तो ये ऐसे लोग बहुत बार आ जाते हैं। एक बार की बात है, आपको बताऊं मैं, बड़े इंटरेस्टिंग किस्सा है। चंडीगढ़ में सेक्टर 35 में एक होटल है, होटल हिमानी, तो उसके बेसमेंट में हम लोग मीटिंग किया करते थे। एक हॉल था, छोटा सा हॉल था, उसके अंदर मीटिंग करते थे। तो एक दिन मीटिंग चल रही थी, तो हर बार तो मैं नई बिजनेस प्लान दिखाता था, कई बार कोई बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, इस बिज़नेस में हम लोगों को सिखाने के लिए भी बहुत बार ड्यूटीज़ लगाते हैं, भाई तुम होस्ट करना, तुम प्लान दिखाना, फिर एक्सपीरियंस शेयरिंग, तो फिर बाद में एंड में जाके हम बोलते हैं। तो मेरा एक टीम में एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, वो प्लान दिखा रहे थे, और जब वो प्लान दिखा रहे थे तो थोड़ी एक्साइटमेंट शो कर रहे थे। तो जैसे बहुत लोग करते हैं हमारे बिजनेस में, थोड़ा ऑब्वियस है, एक दूसरे से भी सीखते रहते हैं, और लोगों का बिजनेस है, आप एक मीटिंग कर रहे हो, उसमें एक्साइटमेंट नहीं तो बोरिंग भी हो जाता है, और बोरिंग में लोग तंग होते हैं, तो एक्साइटमेंट में अच्छा भी लगता है। तो वो कुछ एक्साइटमेंट दिखा रहे थे, तो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा बंदा था, वो खड़ा हो गया, कहता है ये क्या चल रहा है, ये ऐसा क्यों भाई, इतना एक्साइटेड होने की, आपने बोला था, मेरे को बुलाया था कि एक बिजनेस प्लान के बारे में बात होगी, प्रपोजल डिस्कस होगी, तो प्रपोजल बताओ ना, ये तुम एक्साइटेड क्यों हो रहे हो इतने। तो बड़ा उसने माहौल बदल दिया, लोग अब क्या होगा, एक सस्पेंस, एक सन्नाटा छा गया, अब देखो क्या होगा, ये क्या जवाब देंगे। तो वो बंदा जो एकदम बेचारा अपनी साइड में प्लान दे रहा था, इस तरह एकदम से क्वेश्चन आया तो घबरा गया। तो मैं बैठा था, मेरे माइंड में आंसर आ गया उसका, तो मैं एकदम पीछे चला गया, दीवार के साथ लग गया, और मैंने बोला मेरे को बुलाओ, मेरे को बुलाओ, मेरे को बुलाओ, कॉल मी, कॉल मी, कॉल मी। तो मैं उसको इशारा करके कॉल मी, तो उसने देख लिया, तो उसने बोला माइक में, वेरी गुड क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर मेरे अपलाइन मिस्टर नारंग देंगे, सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर अनिल नारंग। तो मेरे को स्टेज पे बुलाया, तालियां बजी, मैं स्टेज पे चला गया। तो मैंने कहा सर आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ, आप थोड़ा मेरी एक स्टोरी सुनिए 2 मिनट की, जिससे आपको समझ में आएगी ये बिजनेस में हम एक्साइटेड क्यों होते हैं। तो बंदा अच्छा था, सोफिस्टिकेटेड से, वाला नया बंदा बनाया, बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा बंदा था। बोले हाँ बताओ क्या स्टोरी सुनाना चाहते हो। मैंने कहा एक सिचुएशन आपको बताता हूँ, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच चल रहा है, और एक बंदा अपने घर में बेड पे बैठ के सामने टीवी लगा के, बड़ा टीवी लगा के मैच देख रहा है, और
6 बॉलें रह गई और रन रह गए बनाने वाले 18, और बंदा पूरा फोकस्ड है कि अब बनेंगे नहीं बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, पूरा फोकस है। उसका बेटा छोटा सा साथ में खेल रहा है, तो उसको बड़ा बुरा लग रहा है, यार ये हल्ला मचा रहा है। वो कभी बोलता है पापा, कभी बीच में कोई बोल देता है। उसकी वाइफ खाना बना रही है, वो बोलती है खाना कितने बजे लगा दूं? बोले रुक जा, कोई खाना नहीं अभी लगाना, कोई खाना नहीं, 6 बॉलें रह गई हैं। उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। तो ऐसे करते करते अब आखिरी बॉल पे आ गई, और आखिरी बॉल में 4 रन बचे, 1 बॉल 4 रन, इंडिया पाकिस्तान। और बच्चा साथ में टी टी कर रहा, पापा ये ड्राइंग कौन सा कलर कर दूं इसमें, पापा देखना मेरी ड्राइंग। मतलब पीछे हट यार तू, उसको धक्का मार रहा है। वाइफ बोल रही खाना बिल्कुल रेडी है, मतलब पीछे हटे, आखिरी बॉल है। वाइफ को कुछ लेना था, वो आगे से निकल गई, उसके आगे से। बोला अरे क्या कर रहे हो, आगे आगे, आखिरी बॉल। तो आखिरी बॉल आई और चौका लगा और इंडिया जीत गया। उसने बेड पे चढ़ के छलांगे मारनी शुरू कर दी। ओ जीत गए जीत गए जीत गए, अपने बच्चे को उठा लिया गोदी में, वो जीत गए। बच्चे को समझ ना आए, फिर उसने देखा इसको तो समझ नहीं आ रही, सीधा किचन में गया, अपनी वाइफ को उठा लिया। उन्हें कहा अरे क्या हो गया, इतना क्या हो गया, क्या हो गया? वो कहता इंडिया जीत गया। कहती फिर क्या हो गया, रोज जीतता है इंडिया, जीतता हर जीत हार तो लगी रहती, इतना क्यों शोर मचा रहे? बाहर पटाखे बजने शुरू हो गए। अब मेरे को बताओ उसकी एक्साइटमेंट जेन्युइन है कि नहीं है? जेन्युइन है बिल्कुल। उसकी जेन्युइन है, उसने भी मेरे को यही बोला उसकी जेन्युइन। मैं कहा उसकी वाइफ को समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही। मैंने कहा वो जो उसको समझ आ रही थी ना, वो अभी हमारे प्लान प्रेजेंट हो जाते उनको समझ आ रही थी, और उसकी वाइफ को जैसे लग रहा था आपको वैसे ही लग रहा है। जिस दिन आपको समझ आ जाएगी उस दिन आप भी एक्साइटेड हो जाओगे। आप इस बिजनेस प्लान को आराम से देखो, एक्साइटमेंट को भूल जाओ। आपको एक्साइटमेंट नजर आ रही, लेकिन आपको पूरा प्रपोजल भी समझाया जाएगा। आप जब यहाँ से जाओगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ भेजेंगे ये बिज़नेस क्या है और आपको क्यों करना चाहिए। तो वो इंसिडेंट बड़ा इंटरेस्टिंग रहा और बड़ा मज़ा आया, और फिर मैंने उसको वापस बुलाया और फिर प्लान उन्होंने ही दिखाया। मैंने ये स्टोरी सुना के फिर मैं जाके बैठ गया, फिर वो बंदा बैठ गया। बहुत शानदार है सर, क्योंकि विजन जो आपको दिख रहा है वो दूसरे को दिखता नहीं है, इस बिजनेस की खूबसूरती है। और मैं कहूँगी हर एक बिजनेस में ही जो विजन आपका है वो आपकी फैमिली वालों को भी नहीं दिख रहा होता जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते। इस बिजनेस में ना बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती हैं इसी को लेके, तो वो कहानियाँ जब हम सुनते हैं ना फिर हमें समझ में आता है। तो वो कहानियाँ फिर इस बिज़नेस में बार बार सुनाई जाती हैं। तो ये जो सेमिनार्स होते हैं उनकी बहुत वैल्यू है। उन सेमिनार्स में जब हम जाते हैं तभी हमें समझ में आता है, नंबर 1 इस बिज़नेस से क्या पाया जा सकता है, नंबर 2 ये बिज़नेस कितना मुश्किल है, क्यों है, क्या स्किल सेट हमें इम्प्रूव करने पड़ेंगे, और कैसे ये बिज़नेस चलेगा। बिल्कुल सर, मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि 27 साल में आपने वो जो भी पाना चाहते थे आप उससे ज़्यादा ही पा चुके हैं। आगे का क्या विजन देखते हैं सर लाइफ का, क्या प्लान्स हैं आपके आगे? ये बिज़नेस बहुत बड़ी ब्लेसिंग रहा हमारे लिए। मैंने सिर्फ 1 साल इस बिज़नेस को पार्ट टाइम किया था। जॉब भी करता रहा 1 साल में, और बिज़नेस भी करता रहा, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकता था मैं, क्योंकि जॉब बहुत अच्छी थी, पेंशन आनी थी, बड़ी चीज़ थी, तो कैसे छोड़ देते। लेकिन 1 साल पार्ट टाइम करके ये बिज़नेस बहुत अच्छे से समझ में आया, और हमें ये भी समझ में आया इस बिज़नेस में क्या किया जा सकता है, इस बिज़नेस का विजन क्या हम कर सकते हैं, कितना इम्पैक्ट सोसाइटी पे छोड़ सकते हैं, कैसे अपनी लीगेसी छोड़ सकते हैं अपनी सोच की। इस बिज़नेस दुनिया में हर किसी ने आना है, हर किसी ने जाना है, लेकिन इस बिज़नेस में जो लोग अचीव करते हुए चले जाते हैं, लेकिन उनकी टॉक्स, उनकी सीडीज़, उनकी किताबें, उनकी सोच रह जाती है, लोग उनकी एग्जांपल्स देते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड है इस बिज़नेस का। तो मेरे को समझ में आया कि ये सारी चीज़ें इस बिज़नेस से मिल सकती हैं। तो मैंने जॉब को छोड़ा, और मैंने तब से पिछले 26 साल से इस बिज़नेस को हम फुल टाइम कर रहे हैं। तो इस बिज़नेस ने हमें बहुत कुछ दिया। जो हम सोच के इस बिज़नेस में आए थे, उसके बाद भी जो हमारी एस्पिरेशंस और गोल्स बने, और हमने गोल्स को अपनी किताबों में भी उतारा, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा जो हमने गोल अपने लिखे थे, जो अपनी एस्पिरेशंस लिखी थी, क्या हम पाना चाहते हैं, जो हमने नोट किया था, वो सब मिला। उसके अलावा जो हम सोच भी नहीं पाए थे वो भी इस बिज़नेस ने दिया। बहुत सारा कुछ, इंटरनेशनल ट्रैवल, बीइंग योर ओन बॉस, बाहर जाना, घूमना, लोगों को इंस्पायर करना, बहुत सारे कंट्रीज़ में जाके हमने सेमिनार्स किए। तो वो सारी चीज़ें, दोस्त बने बहुत, इतने करीबी दोस्त, रिश्तेदारों से, फैमिली से बढ़ के दोस्त, इतने क्लोज रिलेशन बने। आज हर सिटी में हमारे दोस्त हैं, जहाँ जाते हैं वहीं कोई मिल जाता है। इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, वहाँ भी लोग मिल जाते हैं। लोग हमारी सीडी सुनते हैं, हमारी बात सुनना चाहते हैं,
हमारी किताब पढ़ना चाहते हैं, तो इस बिजनेस ने बहुत कुछ दिया। बिल्कुल अब जो मेरा गोल है, जो आगे का विजन है, वो ये है कि इस इंडस्ट्री में चाहे लोग हमारे साथ हैं, हमारी टीम में या नहीं है, चाहे हमारी कंपनी में है या नहीं है, कोई भी बंदा जो इस बिज़नेस में सीखना चाहता है उसको हम किसी तरह से सिखा पाए, उस तक पहुंच पाए, चाहे सीडीज़ के माध्यम से, चाहे बुक के माध्यम से, या हम किसी भी तरह उनकी हेल्प कर पाएँ ताकि वो जो पाना चाहते हैं वो पा सकें। और इस इंडस्ट्री को हम एक और बढ़िया पहचान, बहुत अच्छी पहचान इस इंडस्ट्री की ऑलरेडी बनी हुई है, लोग इसको समझ रहे हैं, लेकिन इसकी और अच्छी पहचान बनाई जाए। और जो लोग इस बिज़नेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, वो गलत नहीं है, उनको पूरी समझ ही नहीं। वो ये सोचते हैं ये स्कैम है, ये मेंबर बना के अमीर हो जाते हैं, ये इसमें पिरामिड है, नीचे वाले ऊपर वाले से ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। उन लोगों को किस तरह से ये समझाया जाए, जैसा जितना पॉसिबल, आपका ये पॉडकास्ट, इसके माध्यम से इस तरह की चीज़ें हम करना चाहते हैं ताकि लोगों को पता लगे कि ये एक प्रॉपर बिजनेस है। इसमें कंपनीज ने कितनी इन्वेस्टमेंट, हमारी कंपनी ने इंडिया में फैक्ट्री लगाई, अब उस कंपनी के पास 2000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, फिजिकल कितने ऑफिसेज हैं, कितना डिजिटल, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी बड़ी वेबसाइट, ऐप्स, वो सारा कुछ उन्होंने क्रिएट किया। और वो हमें मिल जाता है लॉजिस्टिक्स, सामान पहुंचाना, कंप्लायंस, प्रोडक्ट लेके आना, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट की करना, इतना कुछ ये कंपनीज कर रही हैं, इतना पैसा लगा रही हैं, और ये सारा कुछ प्रोडक्ट बना के, प्रोडक्ट नहीं है वो ब्रांड बन चुके हैं, प्रोडक्ट्स ब्रांड बन गए, उनका नाम है, दुनिया में बिकते हैं, 100 मुल्कों में सेम नाम से बिकते हैं। इतने बड़े ब्रांड बना के, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगा के, एक ऑर्डिनरी आदमी को बिना उसका नाम पूछे, बिना उसकी पहचान, उसकी एजुकेशन, उसकी कास्ट, उसकी क्रीड, उसकी एज, कुछ पूछे बिना 18 साल का होना चाहिए, भारत का सिटीजन होना चाहिए, कोई पढ़ाई नहीं पूछी, कोई एक्सपीरियंस नहीं पूछा, उसको बिजनेस दिया, और वो ये सारा कुछ यूज कर सकता है, उनका प्रोडक्ट, उनका ब्रांड, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकता है और अपना बिजनेस बना सकता है। 100 रुपए का माल भी बेचेगा, उस पर भी कुछ मिलेगा, तो जितनी सेल करेगा उस पर पैसा कमा सकता है। इतना लॉजिकल बिजनेस है ये। तो जो लोग इसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स लिखते हैं, नेगेटिव तो कभी वैसे नहीं लिखना चाहिए जब तक आपको श्योर ना हो, और वो लोग श्योर भी हैं, वो लिखते भी हैं। मैं कभी तो मैं चाहता हूँ मेरे से आके बात तो करो, मेरे को समझने की कोशिश करो, अरे देखो तो सही ये बिजनेस क्या है। इतना ट्रांसपेरेंट, इतना लॉजिकल बिजनेस कि आप सेल करोगे पैसे कमाओगे, और सेल करने के लिए मॉडल आपको दे दिया, मॉडल को समझो। आप आज ज्वाइन करते हो, आप आज ज्वाइन करते हो, 50 साल पहले जिसने ज्वाइन किया उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो उसी के नीचे होके। ये इस बिज़नेस की ब्यूटी है। तो मेरा जो गोल है और मेरा विजन है कि ये बिज़नेस बहुत आगे जाने वाला है, लेकिन हम उसमें एक छोटा सा कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाए, कुछ लोगों को सिखा पाए, कुछ लोग जो करना चाहते हैं उनको मदद कर पाए। तो सर बात करें डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा पैसा डूब गया, इन्होंने लूट लिया वगैरह वगैरह, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों की बर्बादी का क्या कारण है और एक्चुअल में क्या लोग बर्बाद होते हैं यहाँ पर? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने का एक सही तरीका है और बहुत सारे गलत तरीके। दुनिया में हर चीज़ में ऐसे ही होता है। बिल्कुल। कोई भी बिजनेस, चाहे आप स्कूल चला लो, चाहे आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर लो, उसको सही तरह से करोगे तो वो चलेगा, अगर गलत तरह से करोगे तो बंद हो जाएगा। कहा जाता है कि मोर देन 90% ऑफ ऑल बिजनेसेस दे फेल ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years, फेल हो जाते हैं, कोई भी बिजनेस हो, छोड़ जाते हैं। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में भी लोग गलत काम करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में एक सबसे बड़ा गलत काम क्या है, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मैं लेवल अचीव करना है, सामान खरीद के अचीव कर लेता हूँ, बल्क बाइंग, सामान खरीद लो लेवल तो हो जाएगा अचीव, लेकिन सामान कहाँ जाएगा? एक हद तक ही कंज्यूम कर पाओगे। हाँ, एक हद तक कंज्यूम कर पाओगे, एक हद तक सेल कर पाओगे। राइट। तो हमारे बिजनेस में पेशेंस बहुत जरूरी है। इसको डिलेड ग्रेटिफिकेशन हम टीच करते हैं कि आपको धीरे धीरे बिल्ड होगा और फिर बड़ा हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कभी भी बल्क बाइंग नहीं करनी चाहिए। आप उतना ही खरीदो जितना आप कंज्यूम कर लोगे या सेल कर लोगे। अगर ऐसा करोगे तो कोई लॉस होने का चांस ही नहीं है। लॉस खाने का एक ही तरीका है हमारे बिजनेस में, सामान खरीद लिया लाखों रुपए का और फिर वो पड़ा हुआ बिक नहीं रहा, फिर एक्सपायर हो गया, तो लॉस होना ही है। तो लॉस का और कोई तरीका नहीं है। और इसमें कुछ लीडर्स, अपलाइंस, वो भी रिस्पॉन्सिबल है।
वो अपने डाउनलाइंस को बोलते हैं कोई ना खरीद ले अपने फ़ायदे के लिए। तो दोनों को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। एक तो नया बंदा, उसको शुड पुट हिज फुट डाउन कि नहीं मैं बल्क बाइंग नहीं करूँगा। और अपलाइंस जो इस तरह की टीचिंग करती हैं वो तो बहुत ही गलत है। ऐसी अपलाइन तो नहीं होनी चाहिए कभी भी। हमने आज तक अपने किसी डाउनलाइन को ये नहीं बोला कि तू सामान खरीद ले और अपने लेवल अचीव कर ले। हम उसको कहते हैं यार जो लेवल हो रहा है ना उतना करो। स्ट्रेच करना जरूरी है, गोल सेट करने जरूरी हैं, लेकिन कितना स्ट्रेच, उतना ही जितना संभाल पाओ। ये नहीं कि आपका बिजनेस इतना हो सकता है और आप गोल रख लो सीधा आसमान का और उसको आज ही अचीव। स्टेप बाय स्टेप करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। जैसा कि हमने बुक का जिक्र किया था, बुक में आपने बहुत सारे सेमिनार्स का जिक्र किया है कि आपने इंटरनेशनल सेमिनार्स किए, तो जानना चाहेंगे कि किस टाइप का एक्सपीरियंस आपका रहा उन सेमिनार्स का। मैं एक्चुअली बहुत ही फॉर्चुनेट रहा। एक्चुअली हमारे जो अपलाइन है कार्ल रेडन, उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया। उन्होंने रशिया में बहुत बड़ा बिजनेस बनाया। तो उन्होंने पहले हमें रिकमेंड करके और वहाँ पे एक सेमिनार करने के लिए भेजा। तो जब हमने वहाँ सेमिनार किए, लोगों को पसंद आया। इंग्लिश की कमांड वहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेटर को अच्छा लगा, तो बार बार रिपीट वहाँ से डिमांड आने लगी। तो उसके अलावा फिर बहुत सारे सेमिनार्स किए, मलेशिया, बैंकॉक, सिंगापुर, अमेरिका, बहुत जगह गए बाहर सेमिनार्स किए। वहाँ जाके जब भी हम जाते थे, छोटे छोटे सिटीज़ में भी किए, कैपिटल सिटीज़ में भी किए। तो वहाँ जब जाते थे तो मैंने बुक में एक चैप्टर भी लिखा है इसके बारे में, कुछ 2 स्टोरीज़ भी हैं वहाँ पे जो हम वहाँ से लर्निंग हुई। तो वहाँ जब हम जाते थे तो वहाँ से सिखाते तो थे ही, लेकिन बहुत कुछ सीख के भी आते थे। तो एक तो हमने ये सीखा कि पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग करीब करीब एक ही तरह से चल रही है। सब जगह लोगों को वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, वही डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं, वही कि वो खुद सीख जाते हैं, लोग नहीं समझ पाते। इसके पीछे ना एक बहुत ज़बरदस्त साइंस है। हमारा जो ब्रेन है ना, इसके 3 पार्ट हैं। एक होता है क्रॉक ब्रेन, आउटर ब्रेन। वो क्रॉक ब्रेन ना पुराना ब्रेन है, सदियां पुराना ब्रेन, जो कि बड़ा मोटी मोटी बात समझता है, ब्लैक एंड वाइट में समझता है। मैं इसको करूं ना करूं, ये अच्छा है बुरा है, ये काला है ये सफ़ेद है, इसको खा जाऊं या मार दूं। पुराने जमाने में यही होता था ना, अपनी जान बचानी और नहीं तो खा जाऊं। तो क्रॉक ब्रेन है, पहले कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ जाती है। उसके बाद है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो है वो सोशल ब्रेन है। वो ये देखता है कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो सोशली कैसा है। हस्बैंड वाइफ हो तो अच्छे लगते हैं, अच्छा ड्रेसअप हो तो अच्छा लगता है, एक बंदा अच्छे से बाल बने हो, एक हिप्पी सा बंदा आ जाए उससे डर लगता है। तो मिड ब्रेन का काम है। और उसके अंदर है हाईली इवॉल्व्ड नियोकॉर्टेक्स, जो अंदर का ब्रेन है, नियोकॉर्टेक्स जो लॉजिक समझता है। तो जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो पहले क्रॉक ब्रेन के पास आती है, वहीं पे प्रोसेस होती है। फिर धीरे धीरे लोगों को मिलते हैं तो वो मिड ब्रेन में जाती है, समझ आता है अच्छे लोग हैं, अच्छे सेमिनार हैं, फैमिली फीलिंग है, अच्छा लग रहा है। और फिर धीरे धीरे जब हम पढ़ते हैं किताबें, उस बिजनेस प्लान को समझते हैं, प्रोडक्ट को समझते हैं, तो वो जो नियोकॉर्टेक्स है उसमें जाके सारा डाटा स्टोर होता है और वो समझता है कि पूरी पिक्चर है क्या, उसको समझ आती है। अब जो हमने अपनी इतनी सारी प्रोसेस करके और वो चीज़ को क्रिएट किया, जब हम किसी नए बंदे को बताते हैं उसके क्रॉक ब्रेन में जाती है, तो वो नियोकॉर्टेक्स में एक चीज़ प्रोसेस हुई, उसके क्रॉक वो वहाँ से रेजिस्टेंस आती है। तो ये हमें सीखना पड़ता है कि यार ये सारी चीज़ क्या है। अब जो चीज़ मैं इतना धीरे धीरे करके समझा हूँ, तो मैं सामने वाले को कैसे ऐसा बताऊं कि वो भी धीरे धीरे समझे और मेरी बात को जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे सोचे और हम मिलके काम करें। तो हमें कुछ स्किल सीखने पड़ते हैं, जैसे आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, आर्ट ऑफ एग्रीइंग, आर्ट ऑफ प्रमोशन। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके, लिसनिंग फॉर सक्सेस, सुनना, कम बोलना ज़्यादा सुनना, आस्क लिसन, सवाल पूछो सुनो और ध्यान से सुनो। इसलिए नहीं कि खाली मेरे को रिस्पॉन्ड करना है। डोंट लिसन टू रिस्पॉन्ड, लिसन टू अंडरस्टैंड। उसको समझने के लिए सीखो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है। इसके सबसे बड़े रिवार्ड पता है, ये आपको बेहतर इंसान बनाता है, आपको लोगों से डील करना सिखाता है और आप एक बहुत बेहतरीन लीडर बनते हो और लोगों को सिखाते हो। बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा इंटरनेशनल सेमिनार्स का। ज़बरदस्त लीडर्स को मिलने का मौका मिला और हमने देखा, अभी हम जस्ट कोविड से पहले एक सेमिनार करके आए रशिया में, एक जगह है उलियानॉस्क। तो वहाँ पर एक लीडर थे, रफीक एंड इलिनारा, हस्बैंड वाइफ। तो उनकी टीम के लिए उन्होंने हमें इनवाइट किया। तो उनकी बैकग्राउंड क्या थी, वो इलेक्ट्रिशियन थे।
और कौन से कंट्री में, दूसरे कंट्री में। तो इतने कंट्री में हम जाते हैं, वहाँ खाने के तरीके भी सेम नहीं है, खाना भी सेम नहीं है, कल्चर भी सेम नहीं है, शादियाँ अलग तरह से मिलाते हैं, नमस्ते अलग तरह से करते हैं, गले अलग तरह से मिलते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सेम तरीके से करते हैं। यहाँ के सेम प्रिंसिपल वहाँ अप्लाई होते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग एक अलग दुनिया है। मैं तो कहता हूँ एक ये बड़ी दुनिया है, और उसके अंदर एक हमारी छोटी सी दुनिया है, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया, जो बहुत खूबसूरत है, जिसमें लोग एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे की तरक्की पे खुश होते हैं, जेलसी नहीं करते। बड़ी खूबसूरत दुनिया है। इसके अंदर आके देखो, फिर पता लगेगा ये कैसी दुनिया बनी है, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया, हमारी दुनिया। बिल्कुल सर, आपने कहा खूबसूरत दुनिया है, रिवॉर्डिंग की बात करी आपने, तो हम जानना चाहेंगे क्या रिकॉग्निशन आपने इस अपने सक्सेस करियर में पाए और कैसा लगा आपको? हमारे बिजनेस में रिकॉग्निशन बहुत यूनिक है और बहुत छोटे से लेवल से शुरू हो जाती है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आके छोटा सा लेवल भी अचीव करता है ना, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और कहते हैं हर इंसान दुनिया में अपने गले में एक तख्ती लगा के घूम रहा है, जो इनविजिबल तख्ती है, जिस पे लिखा हुआ है मेक मी फील स्पेशल, मेरे को स्पेशल बना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आप किसी को स्पेशल बनाते हो, उसको जो फीलिंग होती है वो कभी नहीं भूलता। कहते हैं आपने क्या बोला, what you said people can forget, but they will never forget how you made them feel. राइट। आपने फीलिंग कैसी कराई वो कभी नहीं भूलेंगे। तो हमारे बिजनेस में रिकॉग्निशन इनबिल्ट है, धीरे धीरे करके छोटे छोटे लेवल पे रिकॉग्निशन होती है और उनको बोलने को कहा जाता है। इसीलिए मैं इस बिजनेस को कहता हूँ कि यह है तो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, लेकिन ये डिस्गाइज्ड है एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फोरम के रूप में। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फोरम है और बना ही है। आप सोचो हमारी कंपनी ने हमें स्पॉन्सर किया, IIM कलकत्ता में हम गए, वहाँ पे कोर्स किया लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर और उनके हॉस्टल्स में रहे। फिर IIM अहमदाबाद में गए आफ्टर ज्वाइनिंग अभी रिसेंटली। अच्छा, मेरे बुक में एक चैप्टर है, IIM अहमदाबाद में गए अभी बहुत। अच्छा, वो कंपनी लेवल पे आप कंपनी ने स्पॉन्सर किया, पैसे उन्होंने खर्चे और हमें IIM कलकत्ता में भेजा, IIM अहमदाबाद में भेजा। हमने क्लासेस अटेंड की और वहाँ से सर्टिफिकेशन करी और वहाँ से लीडर बन के आए और बहुत कुछ नया सीख के आए। अब हमारे जैसे लोगों को IIM अहमदाबाद में जाने का कभी ज़िंदगी में मौका नहीं मिलता, IIM कलकत्ता में जाके उनके हॉस्टल में रहने का कभी मौका नहीं मिलता। और आप ये सोचो कि कंपनी को इस काम पे अपने लीडर को बेहतर लीडर बनाने के लिए पैसा लगाने की ज़रूरत क्या है? और ये तब है जब आपने 27 साल यहाँ पर इन्वेस्ट करें, उसके बाद भी कंपनी चाहती है कि आप और पढ़ें और स्किल्ड हों। बल्कि कंपनी ने सिर्फ उन्हीं लीडर को भेजा जो ऑलरेडी सक्सेसफुल थे, क्योंकि जो सक्सेसफुल थे उनको और ज़्यादा सिखाना चाह रहे थे और वो पैसा लगा रहे हैं अपने लीडर को बेहतरीन बनाने में, बेहतर से बेहतरीन बनाने में पैसा लगा रहे हैं। कैसा बिजनेस है ये? अगर सिर्फ माल बेचने का बिजनेस हो, सिर्फ मेंबर ही बनाने हो, तो ये IIM कलकत्ता IIM अहमदाबाद बीच में कहाँ से आ गए? तो इस बिजनेस में बहुत कुछ सीखा और रिकॉग्निशन बहुत अच्छी है, सबको अच्छी लगती है, हमें भी बहुत अच्छी लगी और बड़ी यूनिक रिकॉग्निशन होती है। और बहुत सारी वीडियोस हमारी रिकॉग्निशंस की भी हैं। एक रिकॉग्निशन में तो हम अपनी गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकल के आ रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ और हमारे पूरे लीडर्स, हमारी टीम के लीडर्स, दोनों तरफ फ्लैग करके, लेडीज़ जेंट्स, ऑल लेडीज़ इन पिंक, ऑल जेंट्स इन ब्लैक, वो लाइन लगा के खड़े हैं और हमारे साथ हाई फाइव कर रहे हैं। फिर हम क्राउड के बीच में से जा रहे हैं स्टेज पे, फेरी टेल की तरह लगता है, एक दूसरी दुनिया है, अलग ही दुनिया है। और ऐसा मज़ा, ऐसा नज़ारा अच्छा लगता है। रिकॉग्निशन सबको अच्छी लगती है। हमारे बिजनेस में इलेबोरेट है और बढ़िया है, लोगों को इंस्पायर करते हैं हम लोग, और ये बिज़नेस बड़ा अमेजिंग है और अलग ही दुनिया है। ऐसे ही सर आप फलते फूलते रहें, आपकी बुक बहुत ही सक्सेसफुल रहे, हमारी ये दुआएं हैं। नेटवर्किंग के दीवानों ने आज बहुत कुछ सीखा। आई एम श्योर उन्होंने नोट्स बनाए होंगे कि क्या चीज़ हमें करनी चाहिए क्या नहीं, और इंस्पायर हुए होंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच सर, हमारे शो पर आने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू यामिनी जी, आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे और बहुत खुल के हम लोग बात कर पाए, बिना सोचे खुल के हमने बात की, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपके चैनल के थ्रू अगर हमारा पॉडकास्ट सुन के एक भी बंदा इंस्पायर होता है और वो किसी नए मुकाम पे जाता है, तो हमारा पॉडकास्ट तो सफल हो जाएगा। बिल्कुल सर। और जो कोई लोग इसके बारे में क्रिटिक हैं, उनको भी हम अगर कुछ जवाब दे पाए तो और भी अच्छा है। लेकिन एक बात हमेशा कही जाती है, दुनिया में क्रिटिक बहुत हैं, लेकिन जब जब उन्होंने सपने लेने वालों से मुकाबला किया, हमेशा हारे हैं।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑन दिस नोट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू यामिनी जी। तो दोस्तों, आपने जाना कि चाहे इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट, डायरेक्ट सेलिंग हर जगह सेम है, सिर्फ डिफरेंट है तो अप्रोच करने का तरीका, आपका बिजनेस करने का तरीका। तो दोस्तों, आपने जाना क्या क्या स्किल इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, और ये भी जाना कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए ताकि आप लंबे टाइम तक सक्सेसफुल रह सकें। तो दोस्तों, अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस हिस्से ने आपको ज़्यादा प्रभावित किया।